नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में, ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसके बारे में हम बेसिक इंट्रोडक्शन को समझेंगे। इसके बाद हम समझेंगे कंस्ट्रक्शन के आधार पे ट्रांसफार्मर कितने टाइप्स के होते हैं और उन टाइप्स के बीच में जो डिफरेंस है वे आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और अगर आप सारे वीडियो को देखना चाहते हैं लाइन बाय लाइन तो आप प्लेलिस्ट पर चले जाएं। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे सारे वीडियो लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे। चूंकि ये पहला वीडियो है, इसके बाद जितनी भी वीडियो आएंगी वे प्लेलिस्ट में जो है सेव हो जाएंगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अभय गुप्ता। तो अब हम बात करेंगे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में। तो चूंकि सबसे पहले हमें समझना है कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो देखिए, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है भाई? ट्रांसफार्मर कर रहा है ट्रांसफर। ट्रांसफार्मर में अगर देखो तो यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रांसफर, और आप जानते हैं कि ट्रांसफर का मतलब क्या होता है। ट्रांसफर का मतलब होता है कि कोई चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे ट्रांसफर जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को भेजता है। लेकिन सवाल उठता है कि ये ट्रांसफार्मर किस चीज को भेजता है, किस चीज को ट्रांसफर करता है। तो ट्रांसफार्मर जो है ये इलेक्ट्रिकल पावर को जो है कि ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब भाई ट्रांसफर करता है कहाँ से कहाँ तक? तो मान लीजिए कि एक सर्किट है, तो एक सर्किट से जो है कि दूसरे सर्किट में ये क्या करता है? ट्रांसफर करता है। किस चीज को? इलेक्ट्रिकल पावर को। यानी हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है वे क्या करता है? इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है। बात समझ में आ गई? लेकिन ट्रांसफार्मर कैसा डिवाइस है, पहले तो हमें ये समझना है। देखिए, ट्रांसफार्मर जो होता है यह एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस। बात समझ में आ गई? अब हम यहाँ पे समझेंगे स्टैटिक डिवाइस क्यों कह रहे हैं। देखिए, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। यानी स्टैटिक में कोई भी पार्ट मूव नहीं करता है। अगर आप ट्रांसफार्मर को देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि उसका कोई भी पार्ट मूविंग नहीं होता है। इसलिए हम ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं? स्टैटिक डिवाइस कहते हैं। जैसे अगर आप देखते हैं, आप अगर इलेक्ट्रिक मोटर को देख लें या तो इलेक्ट्रिक जनरेटर को देख लें, जनरेटर, ठीक है। तो इन दोनों में एक खास बात है कि इन दोनों में मूविंग पार्ट होता है, आर्मेचर, जबकि ट्रांसफार्मर में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। हम ये क्यों बता रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, मोटर में अगर आप देखेंगे तो इसमें मूविंग पार्ट मिलेगा, जनरेटर में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपको मूविंग पार्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ट्रांसफार्मर में कोई भी पार्ट मूव नहीं करते हैं, इसलिए इसको स्टैटिक डिवाइस कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक मोटर आप जानते हैं क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जबकि ये क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसे डिवाइस होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जनरेटर क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। चूंकि इन दोनों में कैसे ये कन्वर्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर क्या है? रोटेटिंग पार्ट है। क्या है? रोटेटिंग पार्ट है। तो जब आप सेकंड चैप्टर डीसी मशीन पढ़े हैं तो उसमें जो है कि इस चीज़ के बारे में बताया गया, लेकिन हम इसके बारे में पढ़ाएंगे क्योंकि हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से ही आपका वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो जब डीसी मशीन बताएंगे तो इनके बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करना है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होते हैं भाई। ये इलेक्ट्रिक मोटर ऐसा डिवाइस होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, और जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। और भाई क्यों करते हैं? क्योंकि इनके अंदर रोटेटिंग पार्ट होता है, और वे जब रोटेट करता है तो यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी माने एनर्जी का कन्वर्जन होता है। हम सिंपल शब्द में क्या कहें तो एनर्जी का कन्वर्जन होता है। ठीक है, एनर्जी का कन्वर्जन यानी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि भाई जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसमें तो कोई मूविंग पार्ट है नहीं, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है। लेकिन ये कैसे एनर्जी का कन्वर्जन करता है? क्योंकि भाई ये क्या करता है? देखिए, इस
जो ट्रांसफार्मर है ये क्या करता है, ये एनर्जी का कन्वर्जन करता है, ये भी एनर्जी का कन्वर्जन करता है। बात समझ में आ गई। तो देखिए, चाहे इलेक्ट्रिक मोटर लें या इलेक्ट्रिक जनरेटर लें या तो ये आप ट्रांसफार्मर ले लें, ये तीनों इलेक्ट्रिकल मशीन ही है, लेकिन ये दोनों के दोनों में रोटेटिंग पार्ट है और ये तीनों के तीनों एनर्जी को कन्वर्जन करते हैं, लेकिन इसमें रोटेटिंग पार्ट है, इसमें तो कोई रोटेट नहीं कर रहा है। फिर ट्रांसफार्मर कैसे एनर्जी का कन्वर्जन करता है, आइए समझते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को चेंज करता है, वोल्टेज चेंज, यानी जो ट्रांसफार्मर होता है उसका मेन काम क्या है, वोल्टेज को चेंज करना। अब इससे क्या होगा, इससे कैसे एनर्जी चेंज होगा, तो हम जानते हैं पावर इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, यानी P इक्वल टू V इंटू आई। अब जब वोल्टेज चेंज होगा, वोल्टेज चेंज होगा का मतलब या तो वोल्टेज बढ़ जाएगा या तो वोल्टेज घट जाएगा, यानी वोल्टेज या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। अब आप देख रहे हैं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, यानी वोल्टेज अगर चेंज होगा तो पावर भी क्या होगा, चेंज हो सकता है, चेंज होगा, ठीक है। अच्छा, जब पावर चेंज होगा और हम जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है, P इंटू टी, तो जब पावर चेंज होगा तो ये एनर्जी भी क्या हो जी, ये E क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू होता है पावर इंटू टाइम, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होगी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो गई, यानी इन्वर्जन, एनर्जी का क्या होता है, कन्वर्जन होता है। तो ऐसे जो है ट्रांसफार्मर क्या करता है, एनर्जी का कन्वर्जन करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पे हमने ये पूरा ट्रांसफार्मर के बारे में बेसिक बातें समझ लिए। देखिए, एक बार फिर से अगर आप एक बार में इसका समरी दें तो ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, जनरेटर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, इसमें लेकिन रोटेटिंग पार्ट होते हैं। ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, फिर भी ये मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन करता है, उसका ऊर्जा मतलब रूप बदलता है। तो यहाँ पे कैसे एनर्जी का कन्वर्जन होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को ही चेंज करता है, तो वोल्टेज चेंज होगा तो पावर चेंज होगा, पावर चेंज होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है, यानी एनर्जी का कन्वर्जन होता है। अब जो ट्रांसफार्मर है ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, किस पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, यानी EMI। ये तीनों के तीनों, इलेक्ट्रिक मोटर हो या इलेक्ट्रिक जनरेटर हो या ट्रांसफार्मर हो, तीनों के तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करते हैं। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करते हैं, इसका मतलब कि ये फैराडेज लॉ को फॉलो करते हैं, फैराडेज लॉ को, यानी फैराडे के नियम को फॉलो करते हैं। और आप जानते हैं फैराडे ने 2 लॉ दिया था। पहला लॉ में बताया था कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल के साथ लिंक होता है और चेंज होता है तो उसमें क्या होता है, EMF हेंस करंट इंड्यूस होता है। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो EMF इंड्यूस हुआ वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। बात समझ में आ गई, जहाँ से ये फार्मूला आता है E इक्वल टू -N d∅/dt। ये फर्स्ट आपको चैप्टर में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, लेकिन चूंकि हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम मान के चलें कि आप पीछे कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो यहाँ पे आप सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट में लेकर चल सकते हैं। तो ये बात होगी पूरा ट्रांसफार्मर की, ट्रांसफार्मर का जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बेसिक बातें क्लियर कर ली। अब हम समझते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है वे इसके टाइप्स को समझते हैं। तो अब हमारा क्या टॉपिक रहेगा, ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर जो है अगर हम इसको वर्किंग के आधार पे देखें तो इसका अलग टाइप है, और कंस्ट्रक्शन के आधार पे देखें, कंस्ट्रक्शन के आधार पे तो इसका अलग टाइप है। देखिए, जैसे वर्किंग के आधार पे देखते हैं तो 2 टाइप है, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन के आधार पे देखें तो भी यहाँ पे 2 टाइप आपको पढ़ने हैं, हमारी किताब में तो 2 ही है, मतलब 2 टाइप, वैसे 3 टाइप होता है लेकिन 2 टाइप पढ़ना है हम लोगों के बुक के हिसाब से। पहला है कोर टाइप ट्रांसफार्मर और एक होता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ये चीज़ों को समझने के लिए वर्किंग के आधार पे, यानी जो ट्रांसफार्मर होता है उसके वर्किंग के आधार पे समझें तो ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं,
एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इस चीज़ को समझते हैं, इसके लिए थोड़ा सा पहले हम ट्रांसफार्मर का एक बेसिक डायग्राम बना रहे हैं, उसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये कोई हमारा ट्रांसफार्मर है, चूँकि हम यहाँ पे एक बेसिक डायग्राम बना रहे हैं, कोई बड़ा नहीं, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे सारे डायग्राम को एक बेहतरीन तरीके से बनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम एक बेसिक डायग्राम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि एक हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। देखिए ये हमने एक ट्रांसफार्मर आपको बना दिया, ये इधर और ये इधर, ठीक है। ऐसे मान लीजिए बेसिक एक ट्रांसफार्मर हो गया। अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये इसे कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर। और ये किस चीज़ से बना होता है? लेमिनेशन, यानी लेमिनेशन का मतलब होता है थीन शीट्स से बना होता है, थीन शीट्स से बना होता है। इस चीज़ के बारे में और डिटेल समझते हैं, लेकिन पहले यहाँ पे ध्यान समझिए। देखिए ये यहाँ पे दो है, ये यहाँ पे दो तार ऐसे निकला हुआ है। देखिए जो वाइंडिंग, इसे वाइंडिंग, देखिए यहाँ पे ऐसे जो ये लपेटा हुआ है तार, ट्रांसफार्मर में इसे वाइंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइंडिंग बोलते हैं। जबकि अगर आप ईआईएम में पढ़ेंगे तो उसे कॉइल बोल देंगे, तो यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे? वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर में ये जो कॉपर का ऐसे तार लपेटा होता है कोर पे, उसे वाइंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइंडिंग। तो लिख दे रहे हैं यहाँ पे वाइंडिंग, ठीक है। देखिए जो वाइंडिंग सप्लाई से कनेक्टेड होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने सप्लाई दे दिया, ठीक है, एसी सप्लाई, एसी सप्लाई। तो जो वाइंडिंग सप्लाई से कनेक्टेड होती है उसे कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। क्या कहते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग। और जो लोड से कनेक्टेड होती है, मान लीजिए यहाँ पे लोड है, ठीक है, लोड है, लोड से कनेक्टेड है, तो जो वाइंडिंग लोड से कनेक्टेड होती है उसे कहते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। बात समझ में आ गई? इतना चीज़ क्लियर हो गया कि ट्रांसफार्मर में यहाँ पे देखिए वाइंडिंग की गई है, तो जो वाइंडिंग सप्लाई से कनेक्टेड होती है उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, और जो लोड से कनेक्टेड होती है उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। बात समझ में आ गई? और ये क्या है? वाइंडिंग है। चलिए अब यहाँ पे कोर के बारे में थोड़ा समझिए। देखिए ये हम कंस्ट्रक्शन के आधार पर समझ रहे हैं, और इसी में स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों समझ लेंगे। देखिए ये जो हमारा कोर होता है, पहले आप एक यहाँ पे स्क्रीन पे इमेज देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो पाएंगे ये कोर है, ट्रांसफार्मर का कोर है। और ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वे प्योर ऐसे लोहे का कोई बड़ा सा टुकड़ा पे वाइंडिंग नहीं की होती है, पतले पतले जो है कि चादर होते हैं उससे बनाया जाता है। यानी ऐसे पतले पतले चादर होते हैं, ऐसे ऐसे पतले पतले चादर होते हैं कई सारे। जैसे मान लीजिए इसको बनाने के लिए ऐसे बना दिए, मान लीजिए, मतलब ऐसे पतले पतले ऐसे चादर होते हैं, ठीक है, ऐसे, समझ गए? बात समझ में आ गई? तो ऐसे पतले पतले चादर होते हैं। जैसे समझिए कि ये हमारी पूरी बुक है, तो इस बुक में यहाँ पे समझिए कि ये पूरा ट्रांसफार्मर है, ऐसे ट्रांसफार्मर बनाया गया है। तो इसमें ये जो पतली पतली आपको दिख रही है ये पेज, तो ये समझिए ये क्या है? थीन शीट है। क्या है? थीन शीट, या इसी को बोलते हैं लेमिनेशन। तो ऐसे ही पूरा एक बंडल होता है ये लेमिनेशन का, और ऐसे ही जो है थीन शीट्स होती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है वे थीन शीट का बना होता है। सवाल ये उठता है कि थीन शीट का क्यों बना होता है, पहली बात। और यहाँ पे जो ये कोर होता है इसको कुछ स्पेशल शेप देते हैं, जैसे ई शेप का बनाते हैं, या आई शेप का बनाते हैं, या एल शेप का बनाते हैं। ये डिपेंड करता है, जो है कि यू शेप का भी बना सकते हैं, सर्कुलर भी बना सकते हैं, कई सारा बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेनली यहाँ पे इन तीनों पे ही अधिकतर बनाए जाते हैं। देखिए तो हम समझ रहे हैं कि थीन शीट क्यों यूज किया जाता है। थीन शीट को इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम क्या कर सकें? रिड्यूस कर सकें, कम कर सकें, क्या? ईडी करंट को, ईडी करंट को। इसके बारे में हम पूरा डिटेल समझेंगे जब हम लॉसेज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बस इतना जान लीजिए कि जो कोर होता है, जो कोर का लेमिनेशन होता है, वे पतला मतलब थिन शीट का इस्तेमाल किया जाता है, पतली पतली चादरों का लेमिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि ईडी करंट को कम करना होता है। क्योंकि भाई ईडी करंट ज़्यादा होगा
तो लॉसेज ज़्यादा होंगे। लॉसेज होगा तो भाई आउटपुट ज़्यादा नहीं मिलेगा। और हमारी ज़िंदगी में क्या है कि हम जितना पढ़ें उतना आ जाए, लेकिन उतना तो होगा नहीं। कोई आइडियल होता नहीं है कि 100% दे दिए तो 100% हमको देगा, कुछ ना कुछ उसमें लॉसेज होते हैं। तो उसी तरह ट्रांसफार्मर में भी लॉसेज होते हैं, यानी इसमें कुछ हानियाँ हो जाती हैं हीट के रूप में। बात समझ में आ गई? तो इस चीज़ के बारे में पूरा डिटेल समझेंगे। बस इतना जान लीजिए कि यहाँ पे लेमिनेशन का यानी थिन शीट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ईडी करंट को कम करने के लिए। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ये कुछ स्पेशल शेप दिया जाता है। ऐसा क्यों? ईडी करंट को ही कम करने के लिए। बात समझ में आ गई? तो स्पेशल शेप भी दिया जाता है क्यों? ईडी करंट को कम करने के लिए। तो ये दोनों बातें आप समझ लीजिए, यानी स्पेशल शेप देते हैं ताकि अब मान लीजिए एक ऐसा हमने यूज किया और एक जो है ऐसा यूज किया, मतलब ऐसे मान लीजिए ऐसे बना दिए थोड़ा सा डायग्राम, तो ऐसा यूज करें तो यहाँ का पूरा पोर्शन खाली हो गया, तो वहाँ का मटेरियल ख़त्म हो गया, यानी कम से कम यूज हुआ। तो इसीलिए स्पेशल शेप दिया जाता है ताकि सॉलिड मास कम हो जाए और जो है कि हमारा एडी करंट कम हो जाए। बात समझ में आ गई? अब इसीलिए यहाँ पे समझिए एक और बात कि जो अब मान लीजिए कि ये किस चीज़ का बना होता है, जो लेमिनेशन इस्तेमाल किया जाता है वे लोहे का। जैसे आप कभी ट्रांसफार्मर को खोलेंगे तो आपको जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कोर होता है, जो लेमिनेशन होता है, वे किस चीज़ की बनी होती हैं? लोहे की बनी होती है। लेकिन वे लोहा नहीं होता है, उसे सिलिकॉन मतलब हाई क्वालिटी का सिलिकॉन ग्रेड का ये कोर बनाया जाता है, सिलिकॉन का होता है, सिलिकॉन कोर। ठीक है, सिलिकॉन कोर होता है, हाई ग्रेड का सिलिकॉन कोर का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे हाई ग्रेड का सिलिकॉन कोर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए। क्या? हिस्टैरिसीस लॉस। अब हिस्टैरिसीस लॉस क्यों होता है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल आगे समझेंगे। बस ये जान लीजिए कि हम चूँकि एसी सप्लाई से जब कनेक्टेड करते हैं तो आप जानते हैं कि इसका जो मतलब एसी अल्टरनेटिंग करंट का जो ऐसे वेव डायग्राम देखें तो ये पॉजिटिव निगेटिव के रूप में चलते रहते हैं, सिनुसॉइडल वेव होता है, तो बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होता है। तो इसके कारण क्या होता है? हिस्टैरिसीस लॉस होता है। चूँकि हम पूरा डिटेल में समझेंगे इस चीज़ को, बस इतना जान लीजिए कि दो चीज़ें यहाँ पे आपको मेन समझनी है, छोटा छोटा पॉइंट। थिन शीट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ईडी करंट को कम करने के लिए। स्पेशल शेप भी दिया जाता है ईडी करंट को कम करने के लिए। जो कोर बनाया जाता है वे हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील का क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हिस्टैरिसीस लॉस कम हो। बात समझ में आ गई? क्योंकि बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होगा तो इससे क्या होगा? हिस्टैरिसीस लॉस ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हम कोर को इतना मजबूत बना दें ताकि हिस्टैरिसीस लॉस कम से कम हो सके। इसीलिए हाई ग्रेड का सिलिकॉन कोर इस्तेमाल किया जाता है, हाई ग्रेड का सिलिकॉन स्टील कोर। ठीक है, यहाँ पे स्टील रहेगा, स्टील कोर का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करते हैं इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जब ये समझ लिए तो आपको ये समझने में कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, चूंकि हमने आपको बता दिया, आपके दिमाग में छप गया होगा कि प्राइमरी वाइंडिंग किसे कहते हैं, जो सप्लाई से कनेक्टेड होता है। सेकेंडरी किसे कहेंगे? जो लोड से कनेक्टेड होता है। अब देखिए, स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, ये डिपेंड करता है सेकेंडरी वाइंडिंग पे। अगर यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स, देखिए नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब कि जो ऐसे लपेटा गया, जैसे मान लीजिए कोर है तो इस पे ऐसे लपेटा गया है जो तार, ऐसे ऐसे, ठीक है, कॉपर का। तो अगर ये कम है, इधर सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स इंग्लिश में बोलते हैं, यानी जो लपेटे, ये फेरे की संख्या इसमें अगर ये कम है तो स्टेप डाउन। अगर यही ज़्यादा हो जाएगी इसके कंपेयर में, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 लपेटे हैं, यहाँ पे 3, तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स और बढ़ा दीजिए तो ये कौन सा हो जाएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यानी स्टेप और स्टेप डाउन समझ में आ गया। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कम होते हैं, इसमें क्या होते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। बात समझ में आ गई? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो आइए इसको समझते हैं अलग पेज पे। चलिए, तो अब हम समझते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, कोर टाइप ट्रांसफार्मर ऐसे ट्रांसफार्मर होते हैं जिसमें जो लेमिनेशन है वे एल टाइप का यूज किया जाता है। एल टाइप का लेमिनेशन इस्तेमाल किया जाता है। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि लेमिनेशन का मतलब क्या है? थीन शीट, यानी पतली पतली जो चादरें हैं वे एल प्रकार का इस्तेमाल की जाती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे इमेज में भी देख सकते हैं। ठीक है,
जबकि वहीं अगर सेल टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में देखें तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ई या तो आई के आकार का जो है कि लेमिनेशन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ई और आई टाइप का जो है कि लेमिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ये अगर आप 10 पॉइंट एग्जाम में लिख देते हैं ऐसे बना के, समझ लीजिए नंबर फुल, और यहाँ पे आपको ये डायग्राम भी बनाना होगा। ठीक है, समझते हैं इस चीज को। यानी कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, देखिए कोर टाइप ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें लेमिनेशन एल टाइप का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे दो एल शेप के हैं, एक मान लीजिए ऐसे है, देखिए ऐसे, एक यहाँ से ऐसे एल ले लीजिए, तो एक एल ये हो गया और एक जो है कि ये हो गया। तो यहाँ पे दो एल को जैसे मान लीजिए एक ये ऐसे हो गया, ठीक है, और एक एल जो है कि ऐसे हो गया, और इन दोनों को क्या किया गया है, ऐसे जोड़ दिया गया है इसके ठीक अपोजिट में रख के। तो यहाँ पे ऐसे दो एल टाइप लिया है, तो वैसे तो दो होगा नहीं, हमने बताया कि पतली पतली चादरों को ही जोड़ जोड़ के मोटा बनाया जाता है, जैसे हमारी बुक है, तो ऐसे बनाया जाता है इसको। ठीक है, और यहाँ पे दोनों ही साइड देखिए इसको लिम्ब कहते हैं, ये जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है इसे लिम्ब कहते हैं। तो इसको कोर टाइप ट्रांसफार्मर कितने लिम्ब हो गए, कितने इसके पैर हो गए, तो देखिए एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इसे लिम्ब कहते हैं। तो हम दूसरी बात यहाँ से कह सकते हैं कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कितने लिम्ब होते हैं, तो दो होते हैं। जबकि अगर आप सेल टाइप ट्रांसफार्मर में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे लिम्ब है, एक बीच वाला और एक ये, यानी 1 2 3, यानी यहाँ पे टोटल लिम्ब कितने हैं, 3। तो यहाँ पे लिम्ब्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। अच्छा, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए ये क्या हमने बताया कि ये वाइंडिंग है, ये क्या है, वाइंडिंग है। तो इन दोनों वाइंडिंग के कारण जो हमारा कोर है वे क्या हो जा रहा है, ढक जा रहा है। यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होती है वे कोर को ढक लेती है। क्या करती है, ढक लेती है। जैसे देखिए यहाँ पे वाइंडिंग है, और वाइंडिंग को क्या करे, कोर वाइंडिंग जब किया जाएगा तो पूरा, अभी तो ऐसे दिखा रहे हैं पूरा भर जाएगा, तो यहाँ पे भी भरा रहेगा, तो यानी वाइंडिंग से क्या हो जाएगी, कोर ढक जाएगी। जबकि इस वाले को आप इमेजिन करिए कि यहाँ पे कोर है, यहाँ पे कोर है, लेकिन यहाँ पे जो टोटल वाइंडिंग होती है यहीं पे होती है, सेंट्रल पे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कोर है वे वाउंड कर देता है, घेर लेता है, सराउंड कर देता है किसको, जो है कि वाइंडिंग को। तो एक और हम यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग सराउंड्स द कोर। ठीक है, देखिए वाइंडिंग क्या करती है, कोर को सराउंड कर लेती है, यानी घेर लेती है। जबकि यहाँ पे देखिए कोर क्या कर रहा है, वाइंडिंग को ढक ले रहा है। यानी यहाँ पे हम उल्टा इसका लिख सकते हैं कि कोर जो है वे सराउंड कर लेता है, सराउंड्स द वाइंडिंग। बात समझ में आ गई। देखिए 3 पॉइंट क्लियर हो गया कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एल टाइप की लेमिनेशन यूज होती है, लिम्ब इसमें कितने, 2 होते हैं, और वाइंडिंग क्या करती है, सराउंड कर लेती है कोर को। और क्या इसमें से जानकारी निकली है, देखिए यहाँ सर्किट की बात करें तो देखिए यहाँ पे 2 सर्किट बनते हैं, 2 मैग्नेटिक सर्किट, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ सप्लाई से कनेक्टेड होगा तो यहाँ पे फ्लक्स बनेगा, और फ्लक्स क्या करेंगे, ऐसे घूमेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना मैग्नेटिक सर्किट बना, 2, जबकि इसमें एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे तो 2 वाइंडिंग है, तो 2 वाइंडिंग है तो 2 जगह मैग्नेटिक सर्किट बनेगी, और यहाँ पे कितना बनेगा, 1। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक अगर सर्किट की बात करें, मैग्नेटिक सर्किट की बात करें तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट की बात करें तो यहाँ पे कितना, 1। बात समझ में आ गई। देखिए एक वाइंडिंग यहाँ पे है, एक वाइंडिंग यहाँ पे है, तो एक तो मैग्नेटिक सर्किट यहाँ पे बनेगा और एक मैग्नेटिक सर्किट यहाँ पे बनेगा। तो इसमें 2 मैग्नेटिक सर्किट बनता है और इसमें 1 मैग्नेटिक सर्किट बनता है। बात समझ में आ गई। चलिए अगला हम बात करते हैं इंसुलेशन की। किसकी, इंसुलेशन। अगर हम इंसुलेशन की बात करें, इंसुलेशन का मतलब क्या है, इंसुलेटर का इस्तेमाल। अब जैसे ट्रांसफार्मर जब बनाया जाता है तो उसमें कोर और वाइंडिंग को अलग करने के लिए हम इंसुलेशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, और 2 वाइंडिंग के बीच में भी इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये कोर है और ये वाइंडिंग है, तो कोर और वाइंडिंग के बीच में, यानी जो लोअर वाइंडिंग होगा उसके बीच में एक इंसुलेशन होगा, यहाँ पे भी इंसुलेशन इस्तेमाल होगा, और इन दोनों के बीच में भी अलग करने के लिए इंसुलेशन होगा। जबकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाइंडिंग नहीं, यहाँ पे वाइंडिंग नहीं, बस यहाँ पे है,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोर और वाइंडिंग को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे वो इंसुलेशन का। यानी यहाँ पे इंसुलेशन ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मोर, और यहाँ पे लेस। इंसुलेटर का इस्तेमाल यहाँ पे ज़्यादा होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर में, और यहाँ पे कम होता है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए लॉसेज के बारे में, तो यहाँ पे देखिए लॉसेज कम होंगे, लॉसेज यहाँ पे लॉसेज ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 वाइंडिंग्स हैं, तो यहाँ पे भी ईडी करंट लॉस होगा, यहाँ पे भी ईडी करंट, और तमाम बहुत सारे लॉसेज होते हैं। तो यहाँ पे कोर टाइप ट्रांसफार्मर में लॉसेज ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे कम होते हैं। बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर हम मेंटेनेंस के बारे में बात करें कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर को मेंटेनेंस करना आसान है या सेल टाइप को, तो देखिए, अच्छा मान लीजिए इसमें प्राइमरी वाइंडिंग ही खराब हो जाए, तो हम आसानी से प्राइमरी वाइंडिंग को अलग कर सकते हैं बिना सेकेंडरी वाइंडिंग को डिस्टर्ब किए हुए। जबकि इसमें आप देखेंगे ये आपको अलग भले ही दिखाया गया है, लेकिन ये जैसे ये मान लीजिए कि जो सेंट्रल वाला है, सेंट्रल लिम्ब है, तो मान लीजिए सेंट्रल लिम्ब है, तो इसमें क्या किया जाता है, पहले इंसुलेशन लगाया जाता है और इसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है, प्राइमरी वाइंडिंग, और फिर इंसुलेशन लगा के उस पर सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है। तो इसका मतलब अलग अलग नहीं होता है कि ऊपर ये प्राइमरी है सेकेंडरी, नहीं, उसी के ऊपर होता है। अब इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए प्राइमरी जल गया, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम जो है कि इस पे पहले धागा लपेट दिए, फिर एक कागज़ लगा के जो है कि उस पर तात या तो कोई और वायर जोड़ दिए, मतलब लपेट दिए। अब मान लीजिए कि भीतर का धागा खराब हो जाए तो क्या होगा, अब हमको धागा बदलने के लिए इस तात को भी हटाना पड़ेगा, तो ज़्यादा मेहनत का काम होगा। यानी इसमें मेंटेनेंस ईजी है, समझ रहे हैं। तो इसमें मेंटेनेंस जो है ये ईजी है, जबकि इसमें क्या है, डिफ़िकल्ट है। बात समझ में आ गई। तो ये सारे पॉइंट्स आप अलग अलग करके लिख देंगे तो आपको बढ़िया नंबर आपको मिल सकता है। अगर हम आउटपुट की बात करें, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है इलेक्ट्रिकल, जो भी हम मशीन पढ़ रहे हैं, तो उसमें आउटपुट हमारा सबसे मेन चीज़ होता है। आउटपुट जितना बढ़िया होगा उतना ही जो है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर का आउटपुट बढ़िया होता है या सेल टाइप ट्रांसफार्मर का। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आपको 2 वाइंडिंग दिख रही है, यहाँ पे फ्लक्स बनता है, यहाँ पे भी फ्लक्स बनेगा इसके कारण, जबकि यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग एक ही पे होती है, तो यहाँ पे भी फ्लक्स बनेगा। एक चीज़ यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्लक्स जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं इक्वली कोर टाइप ट्रांसफार्मर में, जबकि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या है कि प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब इससे क्या हो रहा है कि नज़दीकियाँ ज़्यादा हैं, जबकि यहाँ पे तो भाई थोड़ा सा गैप है, यहाँ पे लॉसेज ज़्यादा होगा, जबकि यहाँ पे लॉसेज कम होगा। इससे क्या होगा कि यहाँ पे कई सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आएगी कि इसमें क्या होता है। देखिए, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स होते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो यहाँ पे ये भी हम लिख सकते हैं कि फ्लक्स क्या होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि बराबर बराबर बढ़ जाते हैं। जबकि इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा जो फ्लक्स होता है ये सेंट्रल पार्ट पे रहता है। बात समझ में आ गई। ये जो टोटल फ्लक्स होता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर में, टोटल फ्लक्स जो है ये कहाँ पे होता है, सेंट्रल लिम्ब पे होता है, ठीक है। एक बात तो यहाँ से ये निकल गई। दूसरी बात जो है यहाँ पे ये समझ सकते हैं, हम क्या बता रहे थे आपको कि आउटपुट किसका होता है। अब यहाँ पे देखिए कि 2 वाइंडिंग है तो लॉसेज ज़्यादा होंगी। यहाँ पे एक ही वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर ही सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे लॉसेज कम होगा, तो यहाँ पे आउटपुट बढ़िया मिलेगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आउटपुट होता है ये क्या होता है, कम होता है, जबकि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में जो आउटपुट होता है वे ज़्यादा होता है। बात समझ में आ गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो कि इतना सारा समझ लिए, कोर टाइप ट्रांसफार्मर कहाँ पे कहाँ पे इसका एप्लीकेशन होता है, कहाँ पे इसका यूज होता है। तो याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाई वोल्टेज एप्लीकेशन यानी जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं जहाँ पे हाई वोल्टेज चाहिए होता है, वहाँ पे हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। जबकि यहाँ इसको कहाँ पे, तो लो वोल्टेज एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये 10 पॉइंट्स थे। वैसे तो और भी पॉइंट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें इसके अदर नेम की, तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर, चूँकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे
सिलेंड्रिकल टाइप का यह बन जा रहा है तो इसको सिलेंड्रिकल वाइंडिंग, इसका दूसरा नाम है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर का दूसरा नाम जो है कि सिलेंड्रिकल वाइंडिंग या कंसेंट्रिक वाइंडिंग जो है कि इसका अदर नेम कह सकते हैं। जबकि यहाँ पे देखिए ये दो पाव रोटी है और इसके बीच में ये यहाँ पे मसाला लगा यानी सैंडविच बन जा रहा है तो इसे सैंडविच वाइंडिंग कहते हैं। ये या तो डिस्क, एक डिस्क की तरह हो जा रहा है तो डिस्क वाइंडिंग भी कहते हैं। ये इसका अदर नेम जो है कि आप कह सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे एक चीज़ और कह सकते हैं, ये भी चीज़ आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती हैं ये साइड लिम्ब पे होती हैं, यानी साइड लिम्ब पे यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। जबकि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि दोनों वाइंडिंग एक ही पे होती हैं। तो ये टोटल जो है कि आप सारी बातें लिख सकते हैं। एक और चीज़ लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो नेचुरल कूलिंग होती है, यहाँ पे नेचुरल कूलिंग जो है कि नहीं होती है, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, नॉट एग्जिस्ट। जबकि यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, यानी यहाँ अपने आप क्या होती है, नेचुरल कूलिंग होती है, यानी अपने आप से ट्रांसफार्मर ठंडा होता है। चूँकि ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, आप आगे पढ़ेंगे मेथड ऑफ कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, उसमें पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर को कैसे कैसे ठंडा किया जाता है। चूँकि ट्रांसफार्मर गर्म होगा तो भाई प्रॉब्लम होगी, लॉसेज ज़्यादा होंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे। अलग अलग जैसे जैसे आगे वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। और सारे जितने भी आपको लेक्चर में जो भी बातें मिलेंगी उसका अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे जो है कि या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर हम नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार यहाँ पे टोटल समझ लेते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर में। तो देखिए कोर टाइप ट्रांसफार्मर ऐसे ट्रांसफार्मर होते हैं जिसमें एल टाइप के लेमिनेशन यूज किए जाते हैं। इसमें दो लिम्ब होते हैं, ठीक है। इसमें वाइंडिंग क्या करती है, कोर को सराउंड करती है, यानी जो वाइंडिंग है वे कोर को घेरती है। इसमें दो मैग्नेटिक सर्किट बनती है। इंसुलेशन ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि एक यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा कोर और प्राइमरी के बीच में, कोर और सेकेंडरी के बीच में, और प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में भी यहाँ पे इस इंसुलेशन इस्तेमाल होगा। जबकि यहाँ पे कोर और जो है कि प्राइमरी के बीच में यहाँ पे इंसुलेशन कम इस्तेमाल होगा इसके कंपेयर में, ठीक है। तो ये बात कह सकते हैं। और भी चीज़ें बताया कि फ्लक्स यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, जबकि यहाँ पे टोटल फ्लक्स यहीं पे रहता है और साइड लिम्ब पे हाफ हाफ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। आउटपुट यहाँ पे कम मिलता है क्योंकि लॉसेज ज़्यादा होती हैं, यहाँ पे आउटपुट ज़्यादा मिलता है। इसका एप्लीकेशन कहाँ है, हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए कोर टाइप ट्रांसफार्मर, यानी जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं जो हाई वोल्टेज पे काम करते हैं वहाँ पे कोर टाइप ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। जबकि जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं लो वोल्टेज एप्लीकेशन वाले, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में नेचुरल कूलिंग नहीं होती है, मतलब इसमें जो अपने आप से जो ठंडे करने की क्षमता है इसमें नहीं होती है। इसके लिए मेथड का यूज़ किया जाता है, अलग अलग प्रकार के मेथड यूज़ किए जाते हैं। जबकि ये जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं इसमें नेचुरल कूलिंग होती है, अपने आप से ये ठंडा होते रहते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमने बताया, यहाँ पे आपको चीज़ें बताई थी। मेंटेनेंस के बारे में बात किए थे कि मेंटेनेंस करना इसका आसान है क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग अलग अलग लिम्ब पे होती है तो जो है कि आसान होता है। जबकि यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि अगर प्राइमरी जल गया तो सेकेंडरी को मुफ्त में हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, बाकी और भी सारी चीज़ें हमने बताया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो जानकारी समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं तो उनको जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हमारा टॉपिक होगा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर के वर्किंग को समझेंगे, उसका प्रिंसिपल को समझेंगे, किस सिद्धांत पे काम करता है और कैसे वह काम करता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ईएमएफ इक्वेशन को समझेंगे। ईएमएफ इक्वेशन को समझेंगे किसका, ट्रांसफार्मर का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।